मेरे सभी साथियों को मेरा दोपहरी का नमस्कार। And nice to see such graceful and sweet ladies here, which I was not really thinking about, पर बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। Sorry for being biased towards the women. मैं एक महिला हूँ और महिलाओं के प्रति थोड़ा सा समभाव की जगह गड़बड़ कर जाती हूँ। मैं इसे स्वीकार करती हूँ, जो कमी है वो भी है, जो गुण है वो भी है। तो आज बात मुझे करनी है आत्महत्या के बारे में, जैसे कि सुमित जी ने मुझे कहा। एंड मैं यहाँ जब बैठी थी तो मैं आप लोगों की बातों को सुन रही थी एंड मैंने वहाँ से भी 2-3 पॉइंट्स जो हैं लिए हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। मैं टाइम एक बार ही नोट कर लेती हूँ, 1:42 हो चुका है। ये शायद हम सब ने अखबारों में पढ़ा होगा कि वैसे अभी एक सज्जन एक कविता पाठ बहुत अच्छा करके गए थे। यदि हम उनकी कही हुई उन बातों को केवल प्रेरक बातें ना माने और अपने जीवन में उतार सकें तो आत्महत्या का निवारण वहीं पर हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि पता तो हम सबको ही है कि आत्महत्या से निजात कैसे पाया जा सकता है, सभी को पता है। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति आत्महत्या करता वह भी जानता है कि वह आत्महत्या से कैसे निजात पा सकता है, परंतु वह कर नहीं पाता। प्रॉब्लम वहां पर आती है। तो हमें शायद आज ये जानना है कि वो क्यों उस स्थान पर पहुंच नहीं पाता। ये शायद हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सबने इसको बहुत पढ़ा है कि डिप्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ा मूल कारण है आत्महत्या का। पर मैं आपको यहाँ पर एक चीज का करेक्शन करना चाहूंगी कि डीप डिप्रेशन में कभी कोई सुसाइड नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। जब डिप्रेशन का इलाज होता है और डिप्रेशन में से हम बाहर निकलते हैं, वो स्थिति होती है, वो स्टेज होती है जिस समय आत्महत्या का खतरा बनता है। तो जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, अगर आपके आसपास वो हैं और उनका इलाज चल रहा है तो उस समय पर आपको उसके ऊपर थोड़ी नजर रखने की जरूरत होती है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अब ये जरूरी भी नहीं कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में होगा केवल वही इस तरह से सुसाइड करेगा। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि कहीं कोई भी डिप्रेशन नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक ठाक चल रही हूँ, आपके साथ बढ़िया से चल रही हूँ, मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी तकलीफ भी नहीं है, लेकिन अचानक से कुछ हुआ और एकदम एट दैट स्पर ऑफ द मोमेंट, बस उसी पल मैंने सोचा कि मुझे मरना है और मैं मर जाती हूँ। ये सबसे बड़ा खतरा होता है, इसको हम इम्पल्सिविटी कहते हैं। तो अभी पेरेंटिंग की बात हमने बहुत की। सबसे पहले परिचय के समय पेरेंटिंग के बारे में बताया गया, फिर बाद में एक और सज्जन ने बताया कि मैं भी पेरेंटिंग के ऊपर, 2 लोगों ने हमारे ऑडियंस में ये बताया था कि पेरेंटिंग के ऊपर वो काम करते हैं। बहुत ही अच्छा काम है, पर पेरेंट्स को करना क्या होता है। मेरी ये एक रिक्वेस्ट है जो लोग पेरेंटिंग के ऊपर काम करते हैं कि किसी मनोवैज्ञानिक के साथ बैठें, चर्चा करें, पेरेंटिंग की टाइप्स के विषय में अवश्य पढ़ें। वो ज्ञान की बात मैं नहीं कर रही हूँ जो इंटरनेट पर दिया हुआ है, जो आजकल बड़ी चली हुई है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, एलिफेंट पेरेंटिंग। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मुख्यतः 3 प्रकार के पेरेंटिंग होती है जो हम सभी साथियों को आनी चाहिए, प्रत्येक माता पिता को आनी चाहिए। पर दुख ये है कि मुझे याद है जब सबसे 25 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, जब मैंने पेरेंटिंग के ऊपर काम करना शुरू किया तो मेरे विभाग में कोई चर्चा चल रही थी। मेरे अपने ही साथियों ने मेरा इस बात के लिए बहुत मजाक उड़ाया। ये स्ट्रेंथ है कि कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, आप उसे बुलिंग मानते हो या आपके अंदर इतना आत्मविश्वास है कि आपने जो कहा वो सही कहा है। अब ये आत्मविश्वास की नेचर क्या है? एक तो आत्मविश्वास होता है कि मैं ठीक हूं, मैं एक ये आत्मविश्वास है। एक ये आत्मविश्वास है इन्होंने कहा तो है, मुझे सोचना चाहिए नहीं, पर मैंने ये भी पढ़ा था, मैंने ये भी पढ़ा था, मैंने ये भी पढ़ा था, अच्छा इस ज्ञान को मिला लूं। एक जगह के सोर्स से हम कभी ज्ञानी नहीं बनते। एक ही बात को 10 जगह से 10 तरीके से हम पढ़ेंगे, केवल तभी हमारी जो बुद्धि है वो एक उचित निर्णय पर पहुंच पाते हैं। क्योंकि हमारे सोर्सेस तो बहुत सारे हैं पढ़ने के, हम किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वह सब किताबें जो हैं उनमें तो लोगों की ओपिनियन भी दी हुई होती है ना। हमें ये तो समझना होगा कि जब वैचारिक बातें भी होती हैं तो उसमें भी ओपिनियन अलग है, सत्य अलग है। फैक्ट्स, सत्य की दुनिया वो क्या है? जो शोध के द्वारा निकाले गए सत्य हैं।
तो हम जो बातें यहाँ करते हैं उनमें यदि हम अपने मत की अपेक्षा सत्य ज्ञान पर, शोध किए गए ज्ञान पर आधारित तरीके से पेरेंटिंग करें, तब हम वो आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है। रिजिडिटी नहीं चाहिए। मैंने इंपल्सिविटी की बात कही थी आपको कि एट दैट स्पर ऑफ मोमेंट, बस वो क्यों हो रहा है? पेरेंटिंग का ओवर कॉन्सेंट्रेटिंग स्टाइल। जो कह दिया वो हो गया, वो फोन मिल गया, मुझे तो ये चाहिए, मुझे नहीं मिलेगा तो मैं अपसेट फील करता हूँ। ये डिप्रेशन नहीं है, बस मुझे वो चाहिए। सो डिप्रेशन लाइक स्टेट विच इज नॉट डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं हम इसको, वो ज्यादा जिम्मेवार है। फिर जो दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है वो है हमारी फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। जब मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं एक यूजलेस व्यक्ति हूँ। अभी यहाँ आने से पहले मैंने सुमित जी से कहा था कि मैं थोड़ा सा लेट आऊंगी, मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं। आज की कमिटमेंट मेरी थोड़ी सी ज्यादा थी। पहली जो कमिटमेंट थी वो यही काउंसलिंग का सेशन था जो मुझे बहुत जरूरी करना था। मैं पिछले कुछ समय से काम की दुनिया से गायब थी और मैं काम नहीं कर रही थी, और मैंने पिछले हफ्ते से काम शुरू किया और मुझे ये सेशन बहुत जरूरी करना था क्योंकि ये एक एडोलेसेंट बच्ची है और ये सेल्फ हार्म करती है। अब देखिए, माता जी ने आते ही क्या कहा, रोने लगी जोर जोर से, आप इसको समझाओ, ये नहीं समझती। जब ये सेल्फ हार्म करके हमारे सामने आती है और बैठती है तो हमारे ऊपर क्या गुजरती होगी। मैंने माता जी से कहा, आपका इमोशन आपके स्थान पर है, परंतु क्या आप ये सोच सकती हैं या मुझे बता सकती हैं कि आपकी बच्ची क्या महसूस कर रही होगी जो उसने सेल्फ हार्म किया होगा? शायद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत साफगोई से बात करती हूँ। हम अधिकांश माता पिता आज भी अपने इमोशन में ज्यादा रुचि रखते हैं और अपने बच्चों के ऊपर जो रोक टोक करते हैं वह अपने इमोशन के मद्देनजर करते हैं, ना कि अपने बच्चों के इमोशन के मद्देनजर करते हैं। बड़े बड़े सपने हमने बना दिए उनके लिए। नवीन जी ने बहुत उचित कहा, पहले ये तो देखिए, मैं आपकी बात को हल्का सा डिफरेंटली कह रही हूँ लेकिन वही बात कह रही हूँ, आप ये तो देखो कि आपके बच्चे की योग्यता से ज्यादा टेंशन तुम हो मेरी, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम डॉक्टर बनो। अब उस बच्ची ने भी ये सपना संजो लिया कि वो डॉक्टर बने, परंतु उसके नंबर आते हैं 35% और वो बहुत जोर जोर से रोई कि मैं साइंस नहीं ले पाई क्योंकि मुझे स्कूल के टीचर्स ने 35% में साइंस लेने नहीं दिया। हमने कैसा सपना अपनी बच्ची के हृदय में पिरोया, उसके बाद बारी बारी उसको वो नेगेटिव मैसेज दिए और उस बच्ची ने ये सीधे सीधे शब्द प्रयोग किए कि मैं यूजलेस फील करती हूँ, मुझे लगता है कि इस धरती पर मेरा कुछ भी नहीं है, मैं इसलिए और ज्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ। और इतनी सेंसिटिव होने के बाद जब मुझे कोई कुछ कहता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है और फिर मुझे गुस्सा आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी उसने मुझे एक्सप्लेन किया। पर मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये समझा पा रही हूँ कि उस बच्ची ने सेल्फ हार्म क्यों किया। जब मेरे आसपास ऐसी दुविधाएं होती हैं कि मेरे पास कोई तरीका नहीं होता है उसके साथ कोप करने का, मुझे समाधान नजर नहीं आता है, मैं हेल्पलेस फील करती हूँ। तो पहले क्या आया मेरे अंदर, छोड़ो डिप्रेशन को, वो किताबी बातें हैं। मैं डेली लाइफ की बात आत्महत्या को लेकर करना चाहती हूँ। पहले मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर योग्यता नहीं है, फिर मुझे लगता है कि मैं तो एक यूजलेस व्यक्ति हूँ, वर्थलेस, फिर यूजलेस, और फिर मैं उस यूजलेस को यूजफुल बनाना चाहती हूँ। पर चूंकि मेरे को आप हर वक्त नेगेटिव मैसेजेस देते हो, कहीं भी एनकरेज नहीं कर रहे हो, मेरा कोई टीचर नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है जो मुझे ये बताने, मैं तो खो गई, कंफ्यूज हूँ मैं तो हर तरीके से, जो मुझे ये बता पाए कि मेरे अंदर कौन सी योग्यता है और मैं क्या बेहतरीन कर सकती हूँ। मेरे टैलेंट को निकालने के लिए कोई भी नहीं आ रहा, और काउंसलिंग का अर्थ यही है। काउंसलिंग सिंपली आपको ये बताती है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। अच्छा काउंसलर कभी सलाह नहीं देता, परंतु हमारे देश का सिनेरियो क्या है, अब उसकी ये हालत है, इस वजह से वो सेल्फ हार्म कर रही है, एंड आई नो शी इज मूविंग टुवर्ड्स सुसाइड। मुझे मालूम है कि मेरे सामने एक चैलेंज है, उसको रोकना, यानी कि पूरी फैमिली की काउंसलिंग करना। और फिर लोग 2-3 सेशंस लेते हैं और चले जाते हैं, उन्हें लगता है बस अब तो घर चलने लगा। इससे तो नहीं चलेगा। पैसा, तरार जी ने पैसे पर बातचीत की। मैं आपको कुछ फैक्ट्स अबाउट द मनी बता देना चाहती हूँ। पैसा
ना तो मेरे अंदर अच्छी व्यक्ति होने की भावना लाता है, पावर लाता है। क्या नीड पावर को फुलफिल करता है, जो कि सबसे खतरनाक पावर है। ना वो मेरी नीड एफिलिएशन को पूरा करता है। एफिलिएशन मतलब जुड़ा, मेरा जुड़ा। खुश रहने के लिए दो आवश्यकताएं इंसान को पूरी करनी बहुत जरूरी होती है। सबसे पहली नीड एफिलिएशन है, यानी कि मैं जुड़ी हुई हूँ, लोग मेरे हैं, मैं लोगों की हूँ, मैं लोगों का हूँ, लोग मेरे हैं। ये एक सबसे बड़ी चीज है। फिर हाँ, मेरे अंदर भी कोई गुण है, मैं सक्षम हूँ, वो कॉन्फिडेंस कि मैं सक्षम हूँ, जिसकी मैंने शुरुआत से भी आप लोगों के साथ में बात की। इस पैसे से इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं आती है। इसलिए पैसा कुछ भी लाता है, लेकिन पहले तो हमें हैप्पीनेस का मतलब थोड़ा सा ठीक पता नहीं है। हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेज से शॉपिंग कर लेती हैं औरतें, उनको बड़ी जब डिप्रेशन होती है जाती हैं शॉपिंग कराती हैं और बड़ी खुश हो जाती हैं, लेकिन वो तो टेम्पररी फेज है। 45 मिनट वो नई साड़ी आपने थोड़े दिन जब पहनी एक बारी तो ठीक है, उसके बाद तो फेसबुक पर आपने तस्वीर डाल दी, दूसरी बारी के लिए तो साड़ी आपके काम की नहीं। मैं बहुत रियलिस्टिक बात कर रही हूँ, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। मानेंगे तो भी मतलब मैं बड़ी स्पष्टवादिता से बात करती हूँ। ये एक ऐसी इशू है जिससे बड़ी बड़ी उम्र की औरतें भी जूझ रही हैं, ठीक है ना। तो फिर वो क्या, ये तो बड़ी टेम्पररी हैप्पीनेस थी। हम इसको यूडेमोनिया बोलते हैं, फिलोसोफर्स ने भी उसकी बात की है, यूडेमोनिक हैप्पीनेस, जिसको हम हिंदी में संतोष कहते हैं। हमने सबने सुना है गौधन गजधन बाजधन, है ना। तो संतोष धन जब आता है तो सभी धन जो है वो दूरी समान हो जाते हैं। तो वो हमारे को समझने की जरूरत है, और पैसे से वो कभी भी नहीं आता है। भारत में अभी हम पीछे हैं, लेकिन अमेरिका तो ये रिसर्च भी कर चुका है कि कितने पैसे की जरूरत है। एक महीने के $6,000, यानी कि एक्चुअली एनुअल दिया है उन्होंने $75,000 एक साल के जो व्यक्ति कमाता है, बाहरी सोर्सेस से जितनी प्रसन्नता उसे प्राप्त हो सकती है वो इनफ है। उसके आगे सब कुछ लग्जरी है। खुशी के लिए आपको उसकी जरूरत नहीं है, ना संतोष के लिए आपको उसकी जरूरत है। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसके पीछे मेरा भी देश और दूसरे भी बहुत सारे देश जो हैं वो भाग रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेइज्जती वाली बात कही गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं बस उसी बात के बारे में बात करके बात को खत्म करूंगी। 13 मिनट हो चुके हैं। मैं 2 मिनट और आपसे लेना चाहूंगी। एक उदाहरण मैं दिया करती हूँ। आज से नहीं, जब से मैंने पेरेंटिंग शुरू किया था, मुझे नहीं पता किसी मेरे साथी ने कभी सुना भी हो। 2 बच्चे हैं। एक बच्चा रिजल्ट कार्ड लेकर के आया और उसने कहा कि मामा देखो मेरे ना 95% मार्क्स आए हैं। मामा ने कहा कि बेटा फर्स्ट कितने वाला है? 98% वाला। आने दे पापा को, आने दे, ये 3% गए कहाँ? मैं बात कराती हूँ। फादर कम्स, उनका भी यही रिएक्शन है, क्यों ये 3% गए कहाँ? अरे तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा करते हैं, तुम्हें इतनी ट्यूशंस लगा करके दे रखी है, तुम्हारी मम्मी सारा सोन कट शॉट। एक दूसरा घर है, वो बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड लेके घर जाता है और घर जाकर के अपनी माँ को कहता है कि माँ देख मेरे तो रिजल्ट कार्ड आ गया, कितने नंबर आए हैं? 75% नंबर आए हैं। कहती अच्छा भाई, बाबू ने आने दे, बता देंगे उन्होंने। माँ को नहीं पता है 75% अच्छे हैं बुरे हैं, डजंट मैटर। क्योंकि मैंने ये बहुत, आज की माँ को तो पता है, मैंने पुरानी बात आपको बता रही हूँ। जब मैंने ये उदाहरण देना शुरू किया, ठीक उसी तरह वर्बेटिंग में रात को पापा आते हैं शाम को और कहता है कि माँ कहती है भाई आज रिजल्ट आ गया है, कितने नंबर है? 75%। अरे वाह भाई वाह, 75% मारा छोड़ा तो डिस्टिंक्शन ले आया, चल भाई आज तो तेरे मैं खाना खिलाने बाहर ले जाऊंगा। आप बताएं किसका आत्मसम्मान बेहतर होगा, 95% वाले का या 75% वाले का? आप बताइए। तो फिर अब आपको तय करना है आपने अपने बच्चों को कौन से रास्ते पर, कौन से मंजिल पर लेकर के जाना है। परंतु यदि आत्महत्या से बचना है तो हमें सिर्फ आत्महत्या से नहीं बचने के लिए, अगर हम अपने समाज में कोई सुधार चाहते हैं, संतुष्टि चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सबसे बड़ा गुण जो होगा वह वो आत्मविश्वास। इसको एक्चुअली मैं सेल्फ एस्टीम कहना चाहती हूँ। केवल थोड़ा सा फर्क होता है सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस में।
रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करती है। ये पैदा करना हमारे लिए सबसे जरूरी है। ये वर्चू जब तक हमारे अंदर नहीं है तब तक ना मैं करेजियस हो सकती हूँ, ना मैं स्ट्रांग हो सकती हूँ, ना मेरे अंदर पेशेंस आ सकता है, ना मेरे अंदर इंपल्सिविटी जो है वो कम हो सकती है। और लास्ट बात ये कि सुसाइड करने से पहले हमें हमेशा एक वार्निंग मिलती है, कोई भी बिना बताए सुसाइड नहीं करता। ये सिग्नल्स हमें समझने होते हैं, माता पिता को, आसपास के साथियों को, और इमीडिएटली उनको हमारे को काउंसलिंग के लिए लेकर के जाना होता है। पर जैसा कि कहा गया कि कैथारसिस, आप बैठ के सुन लेंगे ना उसकी बात को, सुनना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। आत्मसम्मान की तो बात ये है कि फेसबुक पे भी किसी को लिख दो ना थोड़ा सा भी जरा सा कमेंट, तो लोग इतनी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं कि आपके साथ में उनकी दोस्तियां और इंटरेक्शन ही खत्म हो जाते हैं। ये हमारी फिक्सेडनेस है, ये हमारा आत्मसम्मान है। यदि हम किसी की बात का क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं तो वो उसे क्रिटिसिज्म समझते हैं। हम आज तक क्रिटिसिज्म और क्रिटिकल एनालिसिस का अंतर ही नहीं कर पाए। हम इतने सजेस्टिबल हैं कि मुझे आकर किसी ने कह दिया अरे ये मैडम तो बड़ी खराब है, मैं भी यूं हो जाऊंगी। किसी ने आकर के कहा अरे ये तो बड़ी अच्छी है, ठीक है। मैं अपनी आंखें कान नाक सब बंद करके ही रहना चाहती हूँ। तो जब तक हम इन चीजों से नहीं उबरते तब तक शायद आत्महत्या का खत्म कर देना थोड़ा सा कठिन कार्य है। थैंक यू वेरी मच। काफी समय मुझे